एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो जरा जल्दी से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समराइज कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, वी विल टॉक अबाउट हेलो एल्केन्स। बहुत सारी चीज़ें कॉमन है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के अंदर। सबसे पहले हम हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इट इज़ कलरलेस व्हेन इन प्योर फॉर्म। ऑल दी हेलोइल्केन्स सारे कलरलेस होते हैं प्योर फॉर्म के अंदर, एक्सेप्ट हम देखेंगे ब्रोमो एंड टू मेजर एक्सटेंट आइडो। दीज हेलोएल्केन्स और दी आइडोएल्केन्स और ब्रोमोएल्केन्स दे मे डिवेलप कलर इन लाइट। और हमें मालूम है कि कलर डिवेलप कैसे होता है। फोटोन्स को लाइट मिलेगी, दे विल क्वांटाइज होने के बाद अनस्टेबल हो जाएंगे। जब स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। जो एनर्जी रिलीज करेंगे दैट विल फॉल इन द विजिबल स्पेक्ट्रम और हमें वो कलर दिखाई देगा। दूसरी चीज, दे आर स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स मोस्ट ऑफ द टाइम। नेक्स्ट हम देखेंगे जितने भी इनके लोअर मेंबर्स होते हैं ऑफ दी होमोलोगस सीरीज। आप समझ रहे हैं होमोलोगस सीरीज क्या होती है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन एंड ईच सब्सिक्वेंट मेंबर डिफर्स बाय बॉन्ड CH2 ग्रुप। सो द लोअर मेंबर्स लाइक दैट ऑफ मिथाइल एल्केन्स और द मिथाइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड की जगह मिथाइल हेलाइड, या फिर अगर हमारे पास इथाइल हेलाइड हो। और यहाँ तक के जो मेंबर्स होते हैं दे मे एग्जिस्ट एज गैसेस, बट जितने भी इसके हायर मेंबर्स होंगे आइदर दे विल बी लिक्विड और दे विल बी सॉलिड्स। करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी। बच्चों, हेलो एल्केन्स हो या हेलो एरीन्स हो, दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर and they are more soluble in organic solvents. Why so? क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं दो, यहाँ हम लोग W ले लेते हैं फिलहाल क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सो W स्टैंड्स फॉर वाटर। हमने पढ़ा था कि अगर दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो ये डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कैसा बन रहा है ना। अगर ए की बॉन्ड स्ट्रांग हो और रिएक्टेंट में बी की बॉन्ड भी एंड डब्ल्यू की बॉन्ड भी स्ट्रांग हो जाए, सो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इनको तोड़ने के लिए, एंड एट द सेम टाइम ये बॉन्ड वीक हो, तो डू यू थिंक कि प्रोडक्ट बनेगा? ऑब्वियसली नहीं बन पाएगा, और अगर बनेगा भी तो बहुत कम बनेगा। क्यों बनेगा कम? क्योंकि रिएक्टेंट अपने आप में स्टेबल है, तो क्यों बनाएंगे प्रोडक्ट को जब आपस में स्टेबल है तो। सो दैट इज़ वाई इन वाटर व्हाट हैपन्स, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय वाटर का हाइड्रोजन एंड द हेलोजन। सब में ये बॉन्ड वीक स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, जबकि अगर हम यहाँ देखें तो हेलोजन में अपने आप में जो बॉन्ड है दैट इज़ क्वाइट स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग। सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन्स, जितने भी आपके या हेलो एल्केन्स ना, एल्काइल हेलाइड बोलिए इसको, दीज एल्काइल हेलाइड्स की जो बॉन्ड पोलर होने के बावजूद भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होती बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल, अपने आप में स्ट्रांग है। इनकी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आई विल नीड मोर एनर्जी एज वेल एज अगर पानी की बॉन्ड को तोड़ना है तो भी एनर्जी मुझे ज़्यादा देनी पड़ेगी। कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि प्रोडक्ट की बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रांग नहीं है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लिबरेटेड। एज अ रिजल्ट रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल दैन दी प्रोडक्ट, सो इसीलिए इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड इजीली बन जाता है, सो दे आर मोर सॉल्युबल। नेक्स्ट लेट अस लुक एट डेंसिटी। नाउ डेंसिटी ऑफ फ्लोरोएल्केन्स और
क्लोरोएल्केन्स, इट इज लेस देन वाटर, बट वाटर की डेंसिटी कम है किससे? ब्रोमोएल्केन एंड पॉलीक्लोरोएल्केन्स। अब सोचो क्यों बच्चों? डेंसिटी डिपेंड करती है आपकी, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट? एंड एज वी गो डाउन इन द ग्रुप, मास इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, बट मास ओवरवेज वॉल्यूम। क्यों? अब देखो, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए 7 ही पीरियड है, लेकिन उसमें देखिए ग्रुप कितने हैं? 18। सो अगर मान लीजिए एक वो शेल इंक्रीज कर भी रही है तो उस एक शेल में 18 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। सो मास ऑलवेज ओवरवेज वॉल्यूम। एज अ रिजल्ट डेंसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव डाउन द ग्रुप। सो देखिए यहाँ पे डेंसिटी बढ़ रही है, ब्रोमीन है, पॉलीक्लोरो में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ क्लोरीन हैलोजेंस इज इंक्रीजिंग, सो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहली चीज मास, और दूसरी चीज डेंसिटी इज ऑल्सो मोर देन फॉर द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। जितने ज़्यादा हैलोजन एटम होंगे उसकी उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी भी होगी। सो हम लोग एक ऑर्डर ध्यान में रख सकते हैं बच्चों, दैट इज आर सी एल की डेंसिटी RCl2 की डेंसिटी ज़्यादा होगी एंड RCl3 की डेंसिटी और भी ज़्यादा होगी, करेक्ट? दूसरा ऑर्डर हम जो ध्यान में रखेंगे वो है R फ्लोरो यानी फ्लोरो एल्केन की डेंसिटी अपने आपस में अमंग दी हेलो एल्केन्स विल बी दिस ऑर्डर। सो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है, सिंस एटॉमिक मास इज इंक्रीजिंग डेंसिटी इज ऑल्सो increasing. Next important physical property is about the melting point and the boiling point. जैसे जैसे हमने देखा है कि डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है जी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा दो चीज़ों पे, एक उसकी डेंसिटी पे, सरफेस एरिया के ऊपर, एंड पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, करेक्ट? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड से भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इफेक्ट होता है, सरफेस एरिया से भी और डेंसिटी से भी। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा वैंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा वैंडरवॉल फोर्सेस होंगी उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। दिस वी स्टडीड इन इनऑर्गेनिक्स जब हमने पी ब्लॉक पढ़ा था। सो वी कैन से, तो ऑर्डर क्या बन जाएगा हमारे पास अगर हम सरफेस एरिया को देखें? सो इट इज़ RI का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि आयोडीन हैज़ द लार्जेस्ट साइज, देन ब्रोमीन का साइज, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। सो अगर हम अमंग दी एल्काइल एलाइड्स देखें तो हम देखेंगे कि फ्लोरीन का सबसे कम और आइडो एल्केन का सबसे ज़्यादा हमें मिलेगा। रीज़न, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज कर रही हैं। सिमिलरली सेम ऑर्डर में हम देखेंगे, हमारा दूसरा पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हैलोजेंस और द नंबर ऑफ हैलोजन एटम। सो इसमें भी क्या हो रहा है? देखिए मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है क्योंकि नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ रहे हैं। सो ऑर्डर क्या बन जाएगा हमारा? लेट अस से वी हैव RCl, इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, देन RCl2, RCl3 एंड देन RCl4 इसका सबसे ज़्यादा होगा। अगेन द रीज़न इज जितने ज़्यादा हैलोजन एटम्स होंगे उतनी ज़्यादा देखो डेंसिटी होगी, जितनी ज़्यादा हैलोजन एटम होंगे उतनी डेंसिटी होगी, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी मिलेगा। सो दिस इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑल द फैक्टर्स। नेक्स्ट आपके पास आता है दैट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगेन द रीज़न इज डेंसिटी बढ़ रही है क्योंकि मोलर मास बढ़ेगा। सो नाउ लुक एट इट, इफ वी हैव RCl, R2Cl,
आई एम जस्ट राइटिंग R2Cl, हम यहाँ पे CH3CH2 ट्वाइस भी कर सकते थे, चलिए वही लिख लेते हैं, CH3Cl2 थ्राइस Cl. सो लुक एट इट, जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, राइट. लास्टली वी विल सी दैट जितनी की ज़्यादा हमारी ब्रांचिंग होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया कम हो जाएगा टू रिएक्ट, उतनी ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा. सो बेसिकली जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा. लेट अस लुक एट दी ट्रेंड. अगर हम ट्रेंड देखें तो वी विल से दैट एन ब्यूटाइल हैलाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा विल बी मोर देन आइसो, विल बी मोर देन नियो, करेक्ट. यानी कि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम सरफेस एरिया होगा, जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा कम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा. क्यों होगा कम? क्योंकि वैंडर वाल फोर्सेस उतनी ही कम हो जाएंगी. वी नो वैंडर वाल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. सरफेस एरिया कम हो रहा है, वैंडर वाल फोर्सेस कम हो रही है, तो तोड़ने के लिए एनर्जी भी कम लगेगी. सो अल्टीमेटली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. सो ब्रांचिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. एक प्रॉपर्टी और होती है बच्चों, दैट इनफ्लेमेबिलिटी. तो ध्यान रखिएगा, इनफ्लेमेबिलिटी कम हो जाएगी जितने ज़्यादा हैलोजन कंटेंट होंगे. हाइड्रोकार्बन्स आर मोर फ्लेमेबल दैन हेलोएल्केन्स, क्योंकि जितने भी ज़्यादा आपके हैलोजन्स होंगे उतनी कम होगी इनफ्लेमेबिलिटी. सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हैलोजन्स, राइट. सो इनफ्लेमेबल कम होंगे जितने ज़्यादा हैलोजन्स लगते जाएंगे, हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ्लेमेबल होगा. सो लेट अस जस्ट समराइज दी प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स. पहली चीज़, दे आर कलरलेस व्हेन दे आर इन द प्योर फॉर्म. ब्रोमो एंड आइडो जो है दे कैन डिवेलप कलर इवन इन लाइट, or rather in light only. Most of them are sweet smelling liquids, and they have the lower members will have the gaseous state, but the higher members are liquid or solids. Solubility देखें, they are less soluble in water and more soluble in organic solvent because the compound formed by water and the haloalkanes is the bond is going to be very weak as compared to the haloalkanes themselves. लेकिन पानी की बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है as compared to the formation of this bond. इनफ्लेमेबिलिटी देखेंगे अगर हम, सो लेट अस जस्ट 2, 3, 4 प्रॉपर्टीज. दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी, दिस इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी. सॉल्युबिलिटी को देख लिया हमने, देन इज कम द डेंसिटी. डेंसिटी ऑफ दैट इज अ सेवेंथ प्रॉपर्टी. इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, एटॉमिक मास और द मॉलिकुलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल और द कंपाउंड. तो जितना ज़्यादा मास होगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ द हैलोजन एटम्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी, राइट. नाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बहुत सारे ट्रेंड्स हैं. दैट इज द लास्ट प्रॉपर्टी फॉर हेलोएल्केन्स. डेंसिटी, सरफेस एरिया एंड पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. और चाहो तो यहीं पे आप मार्क कर लीजिए दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग. इन सब की प्रॉपर्टीज में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग. सो अगर हम राउंड द ग्रुप देखें तो हेलोएल्केन्स में आप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेज इंक्रीज कर रही हैं. नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज करेंगे तो भी आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज कर रहे हैं, तो भी आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. ब्रांचिंग बढ़ती है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया कम होगा, वैन डर वाल फोर्सेज कम हो जाएंगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. Now let us look at the properties of haloarenes. काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ haloarenes की सेम होंगी एज दी haloalkanes. सबसे पहली चीज़ देखिए, इट इज़ दी कलरलेस, जस्ट लाइक haloalkane, कलरलेस लिक्विड, और इट कैन बी अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब देर इज़ अ सेट पैटर्न ऑफ द लैटिस. याद है ना, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. अमॉर्फस में कोई पैटर्न नहीं मिलता, शॉर्ट रेंज होती हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज पैटर्न मिलते हैं हमें. नंबर 2, दीज आर ऑल्सो लेस सॉल्युबल इन वाटर. नाउ यू अंडरस्टैंड वाई.
बिकॉज जब आपके रिएक्टेंट्स की बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं दैन द प्रोडक्ट, तो हमारे वो सॉल्युबल नहीं होंगे. सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिज़ोल्व हो जाते हैं. ना इनकी डेंसिटी अगर हम देखें, इनकी डेंसिटी दे आर हेवियर देन वाटर, राइट. दूसरी चीज़, इसकी सॉल्युबिलिटी हमने देख ली, कलरलेस लिक्विड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, डेंसिटी हमने मार्क कर ली. नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कम्स आउट टू बी योर मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट. ये भी ऑलमोस्ट आपकी सेम है एज दी सेम एज हेलो एल्केन्स. सो अगर हम देखें हेलो एरीन्स के अंदर वी हैव आइडो which will be more, having more melting and boiling point because of more molecular mass than chlorine and then fluorine. ठीक. सेम ऑर्डर रहेगा, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक haloarenes, they have nearly same boiling point but the melting point will be different. क्योंकि ध्यान रखिए बॉइलिंग पॉइंट एक बल्क फिनोमिना है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा हाउ द क्रिस्टल बॉन्ड्स आर अरेंज्ड. सो आप देखिए हमारे पास ये हैं हमारे आइसोमेरिक, लेट अस से क्लोरीन ओवर हियर, chlorine over here and chlorine over here. So this is ortho, this is meta and this is para. करेक्ट. अब इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट में नियरली सबका सेम सही रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता. लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस आता है. उसमें भी क्या है, ऑर्थो और मेटा का लगभग नज़दीक ही बैठता है. अगर हम इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट देखें, सो इट कम्स आउट टू बी मेल्टिंग पॉइंट 256 एंड देन 249, यानी बहुत ज़्यादा गैप नहीं है. यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट देखें, सो इट इज़ 453 केल्विन, दिस इज़ 446 केल्विन एंड 448 केल्विन. सो लुक एट इट, डिफरेंस बहुत थोड़ा है. लेकिन ऑर्थो और मैट्रा में भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पैरा में डिफरेंस बहुत आ जाता है. इट कम्स आउट टू बी 323 केल्विन. ऐसा क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये इसलिए है बच्चों क्योंकि इस वाले पैरा वाले कंडीशन में क्या आ रहा है, देयर इज अ सिमेट्रिकल पैकिंग इन द क्रिस्टल लैटिस. एक सिमेट्रिकल पैटर्न होने की वजह से विल हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आएगी तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, सो मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज. क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस तरह की बॉन्ड्स बनी है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कैसा बल्क है. ठीक है. अब देखो मॉलिक्यूलर मास तो लगभग सबका सिमिलर है, सो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलता. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब क्रिस्टल बनेगा तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर यहाँ नहीं मिल रहा. यहाँ देखो सिमेट्रिकल पैटर्न है. सिमेट्रिकल पैटर्न होने की वजह से we will have a long range of arrangement. As a result the crystal will have a strong intermolecular force, अच्छी पैकिंग हो जाएगी, so melting point will increase. So हम यहाँ एक चीज़ समझ सकते हैं जो मैं यहाँ से समराइज की है, that is the symmetrical packing in a lattice is directly proportional to the strong intermolecular force. जितनी ज़्यादा सिमेट्रिकल होगी उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स होंगी, जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा. करेक्ट. नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स. पहले हम हेलोएल्केन्स की बात करते हैं ज़रा. बच्चों हेलोएल्केन्स जो हैं, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. वाई दीज आर मोस्ट रिएक्टिव? बिकॉज ऑफ पोलर बॉन्ड. जितनी ज़्यादा पोलैरिटी हमें मिलेगी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको उसमें रिएक्शन मिलेगी, बिकॉज दे विल बी हाईली रिएक्टिव. दूसरी चीज़ क्या कहते हैं इसको हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर में अक्सर ही आ सकता है क्वेश्चन.
These are the synthetic tools. These are the synthetic tools of a chemist. Why so? Because they are used for preparation of large variety of organic compounds. बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, इसीलिए इसको हम सिंथेटिक टूल्स बोलते हैं ऑफ अ केमिस्ट. जिस तरह से आपको याद हो, जब हम लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स देखा था क्लास 10 के अंदर, तो हमने देखा था कि NaCl जो है इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सो मेनी सॉल्ट्स. सो इट वॉज अ मेजर रॉ मटीरियल फॉर वेरियस सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द केमिस्ट्री. सिमिलरली यहाँ पर भी हैलोएल्केन्स बहुत सारी जगह रिएक्शंस में काम आएंगे, इसीलिए इन्हें सिंथेटिक टूल्स ऑफ अ केमिस्ट कहा जाता है. जब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे बच्चों, तब हम बहुत सारी रिएक्शंस या मैकेनिज्म्स को समझेंगे, जिसमें सबसे पहली आती है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सेकेंड आप देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन. थर्ड विल बी रिएक्शन विद मेटल्स. ये तीन मेजर रिएक्शंस हैं. कुछ जगहों पे हम देखेंगे रिडक्शन ऑल्सो. रिडक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑल्दो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कहीं कहीं हम देखेंगे, बट स्टिल रिडक्शन इज अनदर मेथड ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी अमंग दी हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स. सो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को. देखिए, हमें ये मालूम है कि कार्बन के साथ हैलोजन की जो बॉन्ड है इट्स अ पोलर बॉन्ड. हमने नेचर ऑफ बॉन्ड में देखा था. इस मीन्स इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा. वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी अट्रैक्टेड बाय द हैलोजन, बिकॉज हैलोजन इज more electronegative than carbon. So there is a polar bond formed between these two elements. So what is happening? This carbon atom, which is having a positively charged, slightly positively charged, is available to be attacked by stronger nucleophile that can replace or that can displace halogen, right? अब जब ये halogen निकलेगा, so what will happen? This halogen ion, while moving out, takes away a lone pair. तो जो ये लोन पेयर अट्रैक्ट कर रहा था ना, ये इसको लेके भाग जाता है. सो क्या बन जाएगा? दिस विद अ टू इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज व्हाट? अ न्यूक्लियोफाइल. इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल. सो एक न्यूक्लियोफाइल हटा और दूसरा उसके ऊपर आ जाएगा, राइट? नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल विच इज गोइंग टू मूव आउट विद अ लोन पेयर, दिस न्यूक्लियोफाइल that leaves with a lone pair is called लिविंग ग्रुप. और लिविंग ग्रुप में सबसे अच्छे होते हैं हैलोजन. सच लिविंग ग्रुप्स में बेस्ट आर हैलोजन्स. और इन बेस्ट में भी बेस्ट कौन है हैलोजन्स के अंदर? इट इज़ आयोडीन. आयोडीन इज़ द बेस्ट वन. उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन. यानी कि दिस इज़ द लीस्ट रिएक्टिव और द लीस्ट एक्टिव living group, and we can say this as the strong
लीविंग ग्रुप। आयोडीन आयन जो है विल बी, ऑब्वियसली देखो यहाँ पे लिविंग ग्रुप में दो इलेक्ट्रॉन भी होंगे साथ में, बिकॉज इट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, राइट। सो जितने भी लिविंग ग्रुप होंगे उनका सिंबल आपको ऐसा ही मिलेगा। सो द लिविंग ग्रुप में बेस्ट होते हैं हैलोजन, और उसमें भी आयोडीन सबसे अच्छे होते हैं। तो दिमाग में आता है कि क्यों। देखिए, ऑल्दो हम देखेंगे एल्काइन और हैलोजन, इनको अगर हम देखें रिएक्टिविटी सीरीज देखें, सो दीज वन विल बी more reactive। अच्छा चलिए इसको, ऑब्वियसली दिस विल बी मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। तो दिमाग में ये आता है कि भाई देखो, फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, करेक्ट। ये हमारा क्या है ऑर्डर, दिस इज अ रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब देखो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर क्यों है, होना क्या चाहिए, व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड ऑर्डर। एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए था दिस शुड बी मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। वाई सो, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब जब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बॉन्ड जो है सबसे ज़्यादा वीक होनी चाहिए थी, वीकेस्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, मगर ट्रेंड हमें ऑपोजिट मिल रहा है। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिएक्टिविटी इज़ बिकॉज ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। सो आई नो कि आयोडीन जो है, अगर ग्रुप देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग, atomic size increases, bond length increases, and the bond dissociation energy decreases. So if the bond dissociation energy is decreasing, so definitely the reactivity order will be this one. So अगर ये क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, आपको बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी को रिलेट करना है, बिकॉज जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, उतनी ही स्टेबिलिटी भी उस मॉलिक्यूल की कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसकी भला, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज वंस, करेक्ट। सो वी कैन से दैट RI shows faster nucleophilic substitution reaction and RF यानी कि फ्लोरोएल्केन्स shows slowest न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, है ना, हमें ये भी देखने हैं न्यूक्लियोफाइल ग्रुप कौन से होंगे। ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जो है हमारे पास दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज तो देखो होंगे नहीं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, आइदर नेगेटिवली चार्ज होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे विद अ लोन पेयर, विद एटलीस्ट वन लोन पेयर, करेक्ट। न्यूक्लियोफाइल वही होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स देने की कैपेसिटी रखते हैं। नेगेटिव में देखो क्या क्या है, OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, ईथर, एसीटेट आयन, थायोएल्कोहल एंड RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। क्या है ये, एसिटाइलिन टाइप, ठीक है, अल्काइंस जो होंगे। लोन पेयर, अच्छा न्यूट्रल कौन कौन से होंगे, यू हैव वाटर, अमोनिया, then you have primary amines, then you have secondary amine and then you have tertiary amine। ये सारे के सारे क्या हैं, इनके पास नाइट्रोजन है जिसके पास कोई ना कोई लोन पेयर है, वाटर के पास भी लोन पेयर है। सो दीज ऑल विल बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल। अब इनमें कुछ रिएक्शंस हमें देखनी है जो इम्पॉर्टेंट हैं, सारी रिएक्शंस नहीं हम देखेंगे, विल टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी अल्काइल है, उसके रिएक्शन हमने KOH या फिर लेट अस से AgOH के साथ की है, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू हीट इट। तो व्हाट विल हैपन, लुक एट इट,
ये दोनों चले जाएंगे, अगर यहाँ पर भी ले लें तो दिस विल मूव आउट. सो ये कनेक्ट कर जाएंगे. व्हाट यू विल गेट, ROH प्लस यू विल गेट KX और AgX. दिस विल बी प्रेसिपिटेटिंग आउट. सिंपल है. एल्केन्स अगर हाइड्रोक्साइड है, होना क्या है, ये हैलोजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं. बस इस हैलोजन को हाइड्रोक्साइड ग्रुप में डिस्प्लेस कर दिया. सेकेंड रिएक्शन देखते हैं. RX अगर रिएक्ट करता है किसी भी ईथर के साथ, सोडियम ईथर के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, इट इज़ एन ईथर फॉर्मेशन इज गोइंग टू हैपन. सो ये देखिए, ये दोनों गए, बचा हुआ क्या मिलेगा, इसको भी आपने हीट किया, यू विल गेट ROR. राइट. ROR क्या होता है, ईथर. एंड व्हाट इज दिस, दिस इज दिस सोडियम एल्कोक्साइड. अगर आप एग्जाम्पल चाहते हो साथ में तो लुक एट इट. लेट अस टेक CH3CH2Br प्लस NaOC2H5. सो इसको अगर हम हीट करेंगे तो इट विल बिकम CH3CH2O CH2CH3 प्लस NaBr. सो इथाइल इथेनोइड बन जाएगा. या फिर हम इसको कह सकते हैं, अगर आप IUPAC नॉमेनक्लेचर और कुछ देना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो, इथाइल ईथर, इथाइल या डाईथाइल ईथर, ये भी लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है. और इसका नाम क्या देते हैं, एल्कोक्सी एल्केन. एल्कोक्सी एल्केन का मतलब इथॉक्सी एल्केन. सो इट इज इथऑक्सी इथेन. OH नहीं देंगे, वो एस्टर के लिए होता है, ये ईथर बन रहा है. सो ईथर के लिए वी यूज एल्कोक्सी एल्केन. अब मैंने आपको पहले बोला वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस. तो इस इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में पहले रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज विलियमसन्स सिंथेसिस. Williamson synthesis is a very important reaction for the preparation of ether. ये reactions repeat होंगी, याद रखिएगा, जब आप ईथर पढ़ेंगे वहाँ फिर रिपीट होगी ये रिएक्शन, और वहाँ हम इसको डिटेल में नहीं करेंगे, ताकि आपको अभी यहाँ पर समझ लीजिए what is happening. Alkyl alkane, a haloalkane is going to react with sodium alkoxide. Sodium is going to replace, nucleophilic substitution reaction is going on with a stronger nucleophile. विद ऑक्सीजन कनेक्ट करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर दे देगा, क्योंकि ये जो है X जो है, इट इज़ गोइंग टू मूव आउट. दिस इज द लीविंग ग्रुप विद अ लोन पेयर. एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ ईथर, मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर इज कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस. इसी की रेंज में हम एक और रिएक्शन देख सकते हैं. लेट अस से वी आर गोइंग टू रिएक्ट दिस विद Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन की. अगेन इसको आपने खाली हीट किया है. यू विल गेट CH3CH2O, अगेन CH2CH3 प्लस यू विल गेट AgBr. बिकॉज अगर हम बैलेंस करेंगे तो AgBr है, वी विल नीड 2 molecules ऑफ दिस. सो यू नीड 2 moles ऑफ CH3CH2Br to react with Ag2O to produce AgBr and the ethoxy ethane. So this is also an important reaction. थर्ड रिएक्शन हम देखते हैं बच्चों. लेट अस से देयर इज अ haloalkane which react with KCN, पोटाशियम साइनाइड. इसकी से रिएक्शन जब हमने की है पोटाशियम साइनाइड की, तो अगेन लुक एट इट, सिंपल, KX निकल जाएगा एंड R कैन कनेक्ट विद साइनाइड. सो दिस इज कॉल्ड एज अल्काइल साइनाइड. राइट. एग्जाम्पल देख सकते हैं, CH3CH2Br, it react with KCN to produce CH3CH2Cn plus KBr. So now what is the name of this molecule? This is called as ethyl cyanide, और क्या नाम दे सकते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल. जब खाली नाइट्रोजन यूज़ करेंगे तो नाइट्राइल, क्योंकि कार्बन को इंक्लूड नहीं किया नाइट्राइल के अंदर, तो प्रोपेन आ जाएगा. अगर साइनाइड लिखते हो तो साइनाइड का C हमने यहाँ इंक्लूड कर लिया, तो मेन चेन में इथाइल रह जाएगा. सो वी कैन नेम इन आइदर फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू इंक्लूड द कार्बन ऑफ साइनाइड इनटू द मेन चेन और यू डू नॉट इंक्लूड इट. ठीक. अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या आती है बच्चों, यहाँ तक देखो, मैंने कहा था आपको कि हेलोएल्केन्स
दे आर दी सिंथेटिक टूल्स ऑफ अ केमिस्ट। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कंपाउंड्स बनेंगे इससे, फर्दर भी और कंपाउंड्स बनेंगे। लाइक यहाँ पे इथाइल साइनाइड मिला मुझे। अब ये इथाइल साइनाइड बच्चों कई रिएक्शन शो करता है। हम यहाँ 3 रिएक्शंस इसकी देखेंगे, ठीक है। पहली रिएक्शन में हमने वाटर के साथ इसकी रिएक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl और इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 इन अ बेसिक मीडियम। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे, सो व्हाट इज वी आर गोइंग टू गेट C2H5, C, नाइट्रोजन हट जाएगा, खाली नाइट्रोजन जाएगा यहाँ से, C3H2 वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, C2H5C H2, C2H5C2, no, it will be CO NH2। देखो H2O पूरा का पूरा यहाँ आ गया along with this नाइट्रोजन, बट हुआ क्या, ऑक्सीजन ने बॉन्ड कार्बन के साथ बना लिया है। सो मॉलिक्यूल क्या बना मेरा, C2H5C डबल बॉन्ड O NH2। लुक एट इट। सो साइनाइड से मुझे क्या मिल गया है, आई हैव गॉट एन अमाइड। कैसा अमाइड है, प्रोपाइन अमाइड, प्रोपाइनो amide, right? These are called as acid amides, क्योंकि एक्चुअली में देखो एसिड बनना था, OH हटा, वहाँ NH2 है, ठीक है ना, CH2 C डबल बॉन्ड OH आता। सो दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज एसिड अमाइड्स। कॉमन नेम कह सकते हो एसिड अमाइड को। कौन सा एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, इसीलिए प्रोपेनोइक की जगह प्रोपेनॉइन अमाइड लिखा गया है। चलिए एक एग्जाम्पल और नेक्स्ट रिएक्शन भी देखते हैं, फिर और क्लियर होगा। जब इसकी हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रही है, व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ हो रही है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर हम इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड, अगर हम इसकी कंप्लीट, या तो डाइल्यूट एसिड हो सकता है, डाइल्यूट बेस भी हो सकता है, ऑल आई नीड इज देयर हैज़ टू बी एन एसिडिक और अ बेसिक मीडियम। बेस भी हो सकता है, यानी H पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं या OH नेगेटिव आयन भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो जाए। वाटर के साथ इन अ बेसिक और एसिडिक मीडियम, व्हेन वी आर गोइंग टू गिव दिस रिएक्शन विद साइनाइड, व्हाट इज हैपनिंग, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। सो यू विल गेट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस यू विल गेट एन अमाइन अलग से, अमोनिया अलग से मिल जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आप एसिड पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन फिर आएगी कि नाइट्राइड से, साइनाइड से हमने किस तरीके से एसिड बनाया है बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट रिएक्शन इज द रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन कैसे हो रही है, रिडक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं सोडियम को विद एन एल्कोहल। हमने क्या किया है, देखिए जब हम साइनाइड की रिएक्शन सोडियम और किसी एल्कोहल के साथ करते हैं तो हमें यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन मिल जाती है। सो बेसिकली इथाइल साइनाइड की रिएक्शन आप नेसेंट हाइड्रोजन से कर रहे हो। जब नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, सो व्हाट यू विल गेट, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन नहीं है वहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए। सो यू विल गेट CH3 CH2 CH2 NH2। देखो यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन लग गया, जहाँ जहाँ पॉसिबल था सब लगा दिया। सो इट इज नॉर्मल प्रोपाइल अमाइन। ठीक, सो दिस इज व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग मैंडियस रिएक्शन। दिस इज द मैंडियस रिएक्शन। और मैंडियस रिएक्शन में याद रखिएगा हमेशा नॉर्मल प्रोपाइल अमाइन मिलते हैं या नॉर्मल अमाइन मिलता है, और यू कैन से यू विल ऑलवेज गेट अ प्राइमरी अमाइन। सो ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन
Mende's reaction, it is always a primary amine. Number of carbon atom will depend upon the number of the carbon present in your cyanide. Total number of the carbon atom in the cyanide will give you the complete molecule, or the total number of the carbon will remain the same. आप ये भी कह सकते हो इथाइल साइनाइड है तो एक कार्बन बढ़ के आपको अमाइन मिल रहा है, राइट, क्योंकि साइनाइड के साथ का जो सी है उसके अंदर भी हाइड्रोजन लग जाएगा. सो इट्स अ गुड इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें आप एक नंबर कार्बन का बढ़ा सकते हो. और इसी पॉइंट से हमारी ये रिएक्शन विद KCN इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कोई भी अल्काइल लेंगे, लेट अस से अल्काइल हेलोइल्केन 2 कार्बन एटम का था, तो आपको फर्दर जो कंपाउंड मिलेगा उसमें कार्बन एटम बढ़ गया, एक कार्बन एटम मिल गया क्योंकि साइनाइड है, साइनाइड का कार्बन एक बढ़ाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ गुड रिएक्शन टू इंक्रीज एंड फाइंड द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ द मॉलिक्यूल. साइनोअमाइड की सोडियम और अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं इट इज़ कॉल्ड एज मैंडियस रिएक्शन. लेकिन एक रिएक्शन और है जो हम कर सकते हैं, एंड दैट इज़, हमें हाइड्रोजन चाहिए ना, हाइड्रोजनेशन करनी है, रिडक्शन करनी है, कैसे भी कर लो. आप चाहो तो खाली डायरेक्टली हाइड्रोजन गैस को यूज़ कर लीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लेटिनम, जैसे हम सिंपल हाइड्रोजनेशन कर रहे थे, ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जिसे हम कहते हैं. या फिर हम यूज़ कर सकते हैं हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो भी हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमारा नॉर्मल अमाइंस या प्राइमरी अमाइंस. सो यहाँ क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 NH2. प्राइमरी अमाइन ही मिलेगा यहाँ भी हमें, हम या तो उससे कर लें या इससे कर लें, बस फ़र्क सिर्फ इतना है मैंडियस रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन है, कैटलिस्ट कौन है, सोडियम एंड अल्कोहल. नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट हाइड्रोजन इन मैंडियस रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय सोडियम एंड अल्कोहल. अब हमने देखा कि अगर हम RX की रिएक्शन यानी हेलोइल्केन्स की रिएक्शन KCN के साथ करते हैं तो वी गेट RCN, यानी कि अल्काइल ग्रुप गेट्स कनेक्टेड विद कार्बन, राइट, ऑफ द साइनाइड. अब हमें पता है कि CN जो है इट इज़ एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, यानी ये C से भी कनेक्ट कर सकता है, N से भी कनेक्ट कर सकता है. तो चलिए हमारी फोर्थ रिएक्शन देखते हैं. RX रिएक्ट्स विद AgCN. यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो यू विल गेट RNC प्लस AgX. AgX तो निकलेगा, लेकिन कंबाइन कौन करेगा, नाइट्रोजन कंबाइन करेगा विद द कार्बन एटम. सो दिस इज वाई वी आर सेइंग दैट दिस इज द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. तो ये क्या बना, मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड एज अल्काइल आइसोसाइनाइड, ऑल्सो कॉल्ड एज अल्काइल कार्बाइल अमाइन. कार्बाइल अमाइन कब लिखेंगे, कार्बाइल अमाइन कब लिखेंगे, इथाइल कार्बाइन. चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. वी हैव C3CH2Br reacts with AgCN. This gives us CH3CH2NC plus AgBr. Now what is the name? This is called as ethyl carbamine, or you can say it is called as ethyl isocyanide. देखिए आइसोसाइनाइड को कार्बाइल अमाइन भी लिखा जा सकता है. वी कैन राइट इट इन बोथ द फॉर्म्स, राइट. नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों आती है आपके पास सब्स्टिट्यूशन ऑफ द अमाइन ग्रुप्स, यानी कि अगर हमारे पास RX प्लस NH2 रिएक्ट करती है दैट इज हाइड्रोजन के साथ. नाउ व्हाट इज दिस, अमोनिया, NH3. मैंने NH3 को सिंपल ना लिख के HNH2 कर दिया, क्योंकि अब मेरा क्या निकलेगा, HX निकल जाएगा और RNH2 कंबाइन कर जाएगा प्लस HX विल बी फॉर्म्ड. व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज एल्क अमाइन, करेक्ट. सिमिलरली मान लीजिए वी हैव एन एग्जाम्पल, लेट अस से वी हैव CH3CH2Br प्लस CH3CH2
ट्वाइस NH. दिस इज अ सेकेंडरी अमाइन वी आर टॉकिंग अबाउट. सो इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन और Br निकलेगा, दिस हाइड्रोजन एंड दिस Br दे विल कनेक्ट, बाकी का सारा रिकनेक्ट करेगा. सो वी विल हैव CH3 CH2. अब ये दो हैं, तीन हो गए, तीन इसके साथ कनेक्ट करेंगे, नाइट्रोजन प्लस वी विल गेट HBr. करेक्ट. नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द टर्शरी amine, also called as, nomenclature देखें तो ट्राई इथाइल अमाइन. 3 डिग्री बन रहा है, ये क्या था 1 डिग्री. अब सोचिए ज़रा, CH3 CH2 थ्राइस N की रिएक्शन अगर मैं फिर से CH3 CH2 Br से करा दूं तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा. अब हाइड्रोजन तो है नहीं यहाँ निकालने के लिए, सो पक्की बात है इसके पास एक लोन पेयर पड़ा है. सो व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म, CH3 CH2, 3 और 1 4, 4. नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, Br नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन रहा है, सॉर्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड. सो इट इज कॉल्ड एज टेट्रा इथाइल अमोनियम bromide. So this formation of tetraethyl ammonium bromide is called as Hofmann's ammonolysis reaction. हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है. ठीक है जी, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन. कुछ ऐसे ही रिएक्शंस आप देखेंगे अगर हम इसके रिएक्शन करते हैं हेलोल्केन्स की NO2 के साथ. तो अगर आप NO2 के साथ कर रहे हो रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ NO2 डायरेक्टली तो आएगा नहीं, हम लेंगे लाइक KNO2 के साथ रिएक्शन किया इसका. अगर KNO2 के साथ रिएक्शन कर रहे हो आपको मिलेगा RNO2. ठीक. अगर आप RX की रिएक्शन मान लीजिए AgNO2 के साथ कर रहे हो, सो यू विल गेट RNO2. दोनों में लेकिन फ़र्क होगा. फ़र्क क्या होगा, देखिए अगर आप पोटाशियम के साथ कर रहे हैं तो आपकी बॉन्ड बनती है RONO, ये बॉन्ड बनेगा, यानी R और O की बॉन्ड बनेगी. अगर आप सिल्वर के साथ कर रहे हो तो RN फिर O2 की बॉन्ड बनेगी. ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है, चलिए इसको 6th रिएक्शन मान लेते हैं हम लोग, 6th and 7th. ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्यों आ रहा है, पहले भी हमने देखा, साइनाइड के केस में भी देखा और अब भी देख रहे हैं. दोनों में फ़र्क ये आ रहा है बच्चों कि पोटाशियम की जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है इट इज़ आयनिक, और सिल्वर की जो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है इट इज़ कोवेलेंट. सो जब आयनिक बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन जो है विल डोनेट लोन पेयर, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है. तो ये बॉन्ड अगर टूट भी जाती है तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर नहीं देता है. ठीक है, एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो है will donate a lone pair. So that is why in case of सिल्वर और ऑक्सीजन की बॉन्ड कोवलेंट होती है, पोटाशियम और ऑक्सीजन की बॉन्ड आयनिक है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. पोटाशियम बिलोंग टू S ग्रुप, S ब्लॉक. सो एज अ रिजल्ट वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, आयनिक बॉन्ड बनती है, डिसोसिएट करेगी, ऑक्सीजन विल बी रेडिली अवेलेबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन. लेकिन कोवलेंट बॉन्ड जल्दी से टूटेगा नहीं. एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन विल बी देयर टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर. सो सिल्वर नाइट्रेट के अंदर आपको रिएक्शन जब होगी सो यू विल गेट अल्काइल ग्रुप कनेक्टिंग विद द नाइट्रोजन, सो यू विल गेट नाइट्रोइथेन, नाइट्रो एल्केन. और अगर आप पोटाशियम के साथ करते हो तो यू विल गेट अल्काइल नाइट्राइल.
अल्काइल नाइट्राइट, राइट। क्वेश्चन में ये बहुत आराम से फ्रेम किया जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी साइनाइड, पोटाशियम साइनाइड या सिल्वर साइनाइड, पोटाशियम नाइट्रेट या सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन आए तो थोड़ा, नाइट्राइट नॉट द नाइट्रेट, नाइट्राइट की रिएक्शन आए तो थोड़ा सा ध्यान से रिएक्शन को समझिएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इज जब हम एलोएल्केन्स की रिएक्शन सोडियम डेरिवेटिव ऑफ एनी एसेटाइलिन यानी ट्रिपल बॉन्ड के साथ करते हैं। सोडियम एल्केनाइड्स, दीज आर कॉल्ड एज सोडियम एल्क, YNIDES, एल्केनाइड्स। जब भी आप सोडियम एल्केनाइड्स की रिएक्शन किसी भी हेलो एल्केन के साथ करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, सोडियम और ये तो चला जाएगा लेके अपने आप को, बचेगा क्या, अल्काइल ग्रुप आपके साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ इसके साथ कनेक्ट करेगा, सो यू विल गेट RC, ट्रिपल बॉन्ड R प्लस NaX, so you will get actually a higher alkane or the higher alkyne, you will get a higher alkyne। example देखिए, like CH3CH2 with a bromine atom reacts with Na plus C triple bond C, let us say we have only H over here, R भी नहीं लेते, ठीक है। अगर रिएक्शन होगा तो what will happen, ये दोनों चले जाएंगे, you will get CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। सो लुक एट इट, 2 कार्बन एटम का हेलो एल्केन था, 4 कार्बन एटम का आपको अल्काइन मिल गया, सो दिस इज व्हाट ब्यूटाइन, प्लस यू विल गेट NaBr। सो 2 कार्बन एकदम बढ़ाने का, हायर अल्काइन्स लेने का बहुत आसान तरीका है ये। सो दैट इज वाई दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इन द पैरेंट चेन। सो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेंथी टॉपिक। सो आज के लिए इतना ही, इतनी रिएक्शंस को समझिए, एब्जॉर्ब कीजिए, एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।